अगर पैसे की बात करें हम तो ऑफ कोर्स स्किल इम्पोर्टेंट है कि कुछ स्किल होती हैं जो लो इनकम स्किल्स होती हैं। लो इनकम स्किल्स मतलब कि इसमें आप कितना भी मेहनत कर लो, एक लिमिट के ऊपर आपकी इनकम नहीं जा सकती है। उनका ये पूरा एटीट्यूड रहना चाहिए कि मुझे पैसे को इन्वेस्ट करके और बिल्ड करना है और अपने आप को डिज़र्विंग मानो। कई बार ये देखा गया है कि जिन लोगों को विरासत में पैसा मिलता है ना जी। वो लोग खुद को वर्दी नहीं मानते कि क्योंकि आसपास के लोग ना उन्हें बार बार कहते हैं कि तुझे तो बना बनाया मिल गया। उसकी लाइफ में बार बार अपॉर्चुनिटीज़ बनती तो हैं, जैसे प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी तो बनी लेकिन कोई और ले गया। कोई टेंडर मिलने वाला था, एंड वक्त पे कोई और ले गया। तो यानी कि बार बार ऐसी अपॉर्चुनिटी बनती है कि जिससे इनकम बढ़ेगी लेकिन वो एंड वक्त पे आके हट जाती है। तो आप देखें कि इंडियन कल्चर में तो पैसे को लेके बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स हैं। आपने नोटिस किया होगा हमारे यहाँ कहावतें चलती है कि पैसा हाथ का मेल है। हाँ जी, ये तो बहुत कॉमन है। हाँ, बट मेरा सवाल है अगर पैसा हाथ का मेल है तो फिर तिजोरियों में छुपा के क्यों रख रहे हो, बाहर डस्टबिन में फेंको। सेकंड चीज़, अपनी स्किल पे भी काम करो। माइंडसेट के साथ एक अच्छी स्किल लो, स्किल ऐसी लो जो बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हो, क्योंकि जितना बड़ा प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। हेलो, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इशिका और आज मेरे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौर, जो एक मेंटल कोच हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आज हम उनसे जानने वाले हैं आपकी और हमारी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्योंकि पैसा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम सबके लिए। कमाना हो तब और खर्च करना हो तब। तो आज हम उनसे ये जानने वाले हैं कि एज अ यंगस्टर जब आप पैसा कमाना शुरू करते हैं तो उसको मैनेज कैसे किया जाए, अपने फाइनेंसेस को आप स्टेबल लाइफ टाइम कैसे रख सकते हैं कि आप अपनी डिज़ायर्स को भी ना मारें और आपकी जो सेविंग्स हैं वो भी आपके साथ लाइफ टाइम आगे चलती रहें। तो आज इन सब पे बात होने वाली है। साथ ही हम बात ये भी करने वाले हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मेडिटेशन से किस तरह से आप अपनी वेल्थ को और ज़्यादा प्रोग्रेसिव कर सकते हैं और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं उनके साथ ये कन्वर्सेशन। हेलो डॉक्टर योगेंद्र, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू। आज मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है और सारी यूथ सेंट्रिक हैं। ओके। क्योंकि हम ना हमेशा पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं और जब आप एक उस एज में आते हैं जब आप कमाने लगते हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ पैसा घूम रहा होता है, जो पहली चीज़ होती है। फिर उसके बाद आते हैं असेट्स की, मुझे ये बनाना है, लेकिन पैसे से ही बनेगा जी। और उसके लिए माइंडसेट बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। और जैसे हमारे घरों में बोला जाता है मिडिल क्लास फैमिलीज़ में कि जैसा तुम अपने आसपास लोगों को रखोगे, जैसी संगत होगी वैसा ही असर होने वाला है। ट्रू। तो माइंडसेट की अगर हम बात करें तो पैसा कमाने के लिए माइंडसेट कितना ज़रूरी है? नॉट जस्ट मनी, लाइफ में आप अगर कुछ भी किसी भी फील्ड में कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो उसमें 3 फैक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं: माइंडसेट, स्किल सेट और एनवायरनमेंट। हम हमेशा इन 3 चीज़ों का प्रोडक्ट होते हैं, जो आउटपुट आता है वो। तो सबसे मेजर रोल जो है वो है आपके माइंडसेट का। तो एज़ फार एज मनी इज़ कंसर्न, अगर पैसे की बात करें हम तो ऑफ कोर्स स्किल इम्पोर्टेंट है कि कुछ स्किल होती हैं जो लो इनकम स्किल्स होती हैं। लो इनकम स्किल्स मतलब कि इसमें आप कितना भी मेहनत कर लो, एक लिमिट के ऊपर आपकी इनकम नहीं जा सकती है, राइट। सो सपोज कोई कार ड्राइव कर रहा है तो वो कितना भी अच्छा कार को ड्राइव कर ले, उसकी एक लिमिट है कि उसको उतनी ही सैलरी मिल सकती है। एक जनरल फिजिशियन है, डॉक्टर है, और एक हार्ट का सर्जन है, तो हार्ट सर्जरी हाई इनकम स्किल है क्योंकि वो बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करती है। तो स्किल पे भी निर्भर करता है पैसा, लेकिन ज़्यादा रोल आ जाता है माइंडसेट का। कि आपका माइंडसेट का मीनिंग है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से पैसे के साथ रिलेट कर रहा है, आपकी चाइल्डहुड की कंडीशनिंग क्या है। तो जब आप बचपन में ग्रो कर रहे थे तो आपके घर में पैसे के बारे में आपको क्या सिखाया जा रहा था, या फिर आप क्या देख रहे थे अपने पेरेंट्स को पैसे को डील करते हुए। तो आपकी वो चाइल्डहुड की कंडीशनिंग लेयर बन जाती है, कंडीशनिंग बन जाती है, जो फिर आपके फाइनेंशियल चॉइसेस को कंट्रोल करती है। तो आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पेंडर्स होते हैं, उनकी पर्सनालिटी स्पेंडिंग की है, मतलब उनको कितना भी पैसा दे दो वो उसे खर्चा कर देंगे। ठीक है, मतलब उनका ऐसा मटका है जिसमें एक छेद है, मतलब कितना पानी डालो बाहर निकलेगा। राइट। तो ये स्पेंडर पर्सनालिटी कैसे आ गई?
कैसे एक व्यक्ति स्पेंडर बन जाता है। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा और स्पीकिंग ट्री को अपना सपोर्ट यूं ही देते रहें। तो स्पेंडर दो तरीके से बनते हैं। एक तो आपके माता पिता अगर स्पेंडर थे तो आपने एज इट इज़ उन्हें मॉडल कर लिया और आप स्पेंडिंग करने लगे, खर्चीले हो गए आप। तो या तो आपकी माता खर्चीली थी या पिताजी खर्चीले थे, तो वहाँ से आपने लिया। दूसरा रीज़न ये हो सकता है स्पेंडिंग का कि एज अ चाइल्ड आपकी बहुत सारी डिज़ायर्स मारी गई, क्योंकि शायद आपके माता पिता कई खिलौने अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो आपने अपने दोस्तों को देखा कि इसके पास एक खिलौना है, मेरे पास एक खिलौना, दिवाली पे ये इतने पटाखे लगा रहे हैं तो मैं भी इतने पटाखे खरीद सकूं, लेकिन आप वो नहीं कर पाए। तो आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है ना, वो इनसेटिएटेड है, मतलब उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, उसको बहुत ज़्यादा दब गया वो। तो अब जब ये बच्चा बड़ा हो गया ना, तो इसके पास जब पैसा है तो वो इनर चाइल्ड को सेटिस्फाई कर रहा है अपने, इसलिए अब एक्स्ट्रा खर्चा करता है। और वो एक्स्ट्रा खर्चा करके इंटरनली क्या कहता है, मैं डिजर्व करता हूँ यार इसको करना, क्योंकि अब मैंने मेहनत करी है, मैंने पैसा कमाया है, 4 दिन की ज़िंदगी है, मैं इसको जीना चाहता हूँ। तो बेसिकली उसका इनर चाइल्ड है जो अनसेटिस्फाइड था, अनफुलफिल्ड था, क्योंकि उसने चाइल्डहुड में बहुत अपने आप को सप्रेस किया, और अब जब उसके पास पैसा आ रहा है तो उसका वो इनर चाइल्ड जो है वो उसे कंट्रोल कर रहा है, तो वो स्पेंड कर रहा है। अब इसमें कुछ हद तक स्पेंड कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर कई बार आप स्पेंडिंग से एडिक्ट हो जाते हो, इफ़ यू आर एडिक्टेड टू इट, देन फिर आप कितना ही कमा लो, आप हमेशा हो सकता है उधारी में जियोगे, डेट होंगे, क्रेडिट कार्ड के बिल बढ़ जाएंगे। तो आप देखिए कि आपका चाइल्डहुड का कंडीशनिंग कंट्रोल कर रहा है कि आप कितना पैसा बना सकेंगे। कई लोग सेवर बन जाते हैं, जैसे स्पेंडर पर्सनालिटी है वैसे सेवर पर्सनालिटी भी होती है। कुछ कंजूस होते हैं, आपने देखा कि पैसा उनके पास बहुत निकलता ही नहीं है उनसे, जी नहीं पाते वो जिंदगी को। तो ये बिहेवियर कहाँ से आया? या तो माता पिता थे, कई बार अगर आपकी फैमिली में ऐसा कल्चर है कि पैसे को हमेशा बचाने का है, तो बच्चा इसे अडॉप्ट कर लेगा नेचुरली। या फिर हो सकता है कि एज ए चाइल्ड आपने देखा कि आपके माता पिता हमेशा इनसिक्योर फील करते हैं पैसे को लेके, हमेशा उनमें एंग्जाइटी है, जब भी पैसा नहीं है वो बहुत एंग्शियस हो जा रहे हैं, फादर बहुत एंग्शियस हो रहे हैं, हमेशा चिंता का विषय बना हुआ है पैसा। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो ये बच्चा क्या पढ़ लेता है कि अगर लाइफ में सिक्योर रहना है तो पैसे से ही, मनी इज द सोर्स ऑफ सिक्योरिटी। वो पैसा किसी उसको जिंदगी जीने के लिए नहीं कमाना है, वो सबकॉन्शियसली सिक्योरिटी चेज कर रहा है और वो उसे साइकोलॉजिकल कंफर्ट दे रहा है, तो इसलिए ही वांट्स टू होल्ड ऑन। तो अगेन देखिए वो कैसे पैसे के साथ में बिहेव कर रहा है, उसकी मनी चॉइसेस, फाइनेंशियल चॉइसेस डीपली ग्राउंडेड हैं कि वो सबकॉन्शियसली बचपन में उसको किस तरीके से कंडीशन किया गया। तो आप पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल करते हो, आप कितना कमा पाते हो, कितना नहीं कमा पाते हो, ये 3 फैक्टर पे निर्भर कर रहा है, माइंडसेट, स्किल सेट, एनवायरनमेंट। लेकिन आप कहें तो 60 to 70% आपके इस माइंडसेट पे निर्भर कर रहा है। माइंडसेट में आपका बिलीफ सिस्टम आता है कि आपके बचपन के बिलीफ क्या है पैसे को लेकर के। माइंडसेट में आपकी इंटरनल आइडेंटिटी आती है कि आप अंदर से अपने आप को कैसा देखते हैं, आप अपने आप को पुअर देख रहे हैं, मिडिल क्लास देख रहे हैं, या फिर रिच देख रहे हैं, या डिजर्विंग देख रहे हैं, या नॉन डिजर्विंग देख रहे हैं। तो इसमें आपकी सेल्फ इमेज, आंतरिक छवि आ जाती है माइंडसेट में, आपके बिलीफ सिस्टम आ जाते हैं, आपका एटीट्यूड इसमें आ जाता है, और पास्ट की मेमोरीज आपकी पैसे को लेकर के कैसी रही। सपोज आपने 2-3 बार इन्वेस्ट किया कहीं पे और आपको नुकसान लग गया, तब ये पास्ट के फेलियर्स कंट्रोल करेंगे आपकी फाइनेंशियल चॉइसेस को। सो इस तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड कंप्लीटली आपकी चॉइसेस को कंट्रोल करता है। और हमें रिजल्ट कैसे मिलता है? कि हमें रिजल्ट मिलता है, वी मेक चॉइसेस, कोई भी एक्शन लेना हो हम चॉइसेस लेते हैं, उन चॉइसेस पे फिर हम एक्ट करते हैं, और फिर उस एक्शन से रिजल्ट मिलता है। तो आपकी चॉइसेस कौन कंट्रोल कर रहा है? कॉन्शियस माइंड तो 4 to 5% ही कंट्रोल है, सबकॉन्शियसली 95% कंट्रोल आ रहा ना। तो यानी हु इज कंट्रोलिंग योर मनी गेम? आपकी वेल्थ क्रिएशन कौन कंट्रोल कर रहा है? इट इज द सबकॉन्शियस माइंड दैट इज कंट्रोलिंग। राइट सर, आपने जिस तरह ओवर स्पेंडिंग और ओवर सेविंग की बात की जी, ये बहुत सारे लोगों में, इवन मुझ में भी है ये, कि मैं कुछ टाइम के लिए ओवर स्पेंडिंग हो जाती हूँ और कुछ टाइम के लिए ओवर सेविंग हो जाती हूँ। तो उस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए, हैबिट्स क्या चेंज की जाएं कि ये दोनों चीज़ें बैलेंस आउट हो सके? या तो सबसे पहले तो हैबिट्स तो बहुत बड़ा रोल है ही ऑफ कोर्स, कि आप किस तरीके की हैबिट रखते हो। तो ज़्यादातर लोग अगर फाइनेंशियली ग्रो नहीं करते हैं तो वो, उनका एक हैबिट होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड, कि इमीडिएटली मुझे क्या मिल रहा है।
फॉर या एग्जांपल आप स्क्रॉल कर रहे थे जी ज़्यादा पे अमेज़न पे कहीं पे स्क्रॉल करते करते कुछ फ़ोटो देखा, आपने क्लिक किया। जी अब उसकी नीड भी नहीं थी आपको, लेकिन फिर भी आपने खरीद लिया। हाँ तो आपने किसको फोकस दिया, किसको प्रायोरिटी दी? आपने शॉर्ट टर्म को प्रायोरिटी दी ना। तो ज़्यादातर जब आप शॉर्ट टर्म को प्रायोरिटी देते हो तो लॉन्ग टर्म में आपका फाइनेंशियल गेम बिगड़ेगा। तो आप हमेशा ये हाँ आदत बनाओ कि मुझे शॉर्ट टर्म डिसीजन नहीं लेने हैं, मुझे लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म डिसीजंस को दिमाग में रखना है। हम्म सेकंड चीज़, इम्पल्सिव बाइंग मत करो। इम्पल्सिव क्या होता है कि किसी की देखा देखी में कर लिया। हम्म अभी जैसे कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट हुए जी थे, दिल्ली दोसांझ के कॉन्सर्ट हुए थे, लोगों ने फोमो जी में खरीदे ना टिकट। हाँ कईयों कि का तो स्टोरी लगानी है बस हमें कि हम गए हैं वहां पर हाँ, वो कई लोग तो वो बेच भी रहे थे स्टोरीज हाँ की, वहाँ ब्लैक के में भी एक्चुअल कितने एक्चुअल टिकट्स वीडियोस की, ताकि यस लगा सको। तो वो किस बेसिस पे परचेज कर रहे हैं? उनका कोल्ड प्ले से कोई लेना देना नहीं है, उनका दिलजीत से कोई लेना ट्रू देना नहीं है। वो परचेजिंग किस लिए हो रही है? फोमो में हो रही है, फोमो में हो रही है पीयर राइट प्रेशर में हो रही है, इम्पल्स में हो रही है। तो जितना ज़्यादा लोग फोमो बेस्ड बाइंग करते हैं, उतना ज़्यादा आप अपने पैसे का गलत इस्तेमाल करोगे। तो आई थिंक ये दो हैबिट्स इंसान को बनानी चाहिए कि मैं शॉर्ट टर्म ना सोचूं, लॉन्ग टर्म को दिमाग में रखूं और इम्पल्सिव फैसले ना लूं, फोमो बेस्ड फैसले ना लूं। ये दो चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। सर जैसे यंगस्टर्स जैसे आपने बात करी ये फोमो वाली ये बहुत लोगों में होता है मतलब बहुत सारे लोग रिलेट भी करेंगे कि उनके सर्कल में भी ये सब हो रहा होगा जी। और शोशाबंती जिसको हम बोलते हैं बेसिकली जो हमारी लैंग्वेज है जो जेन जी लैंग्वेज होती है कि शोशाबंती बहुत है हम शो ऑफ बहुत करते हैं इस चीज़ पे कैसे लिमिट लगा सकते हैं क्योंकि ये तो फिर आपका इनबिल्ड हो जाता है ना जब आपके पास लोग ही ऐसे हैं जब आपको वो लेवल मैच करना है जब आप कॉलेज में आपको वो ही आपको नाइकी के ही जूते पहन के जाने हैं तो ये वाली चीज़ को कैसे ठीक किया जाए इसमें आप जैसे फोमो होता है ना, वैसे जोमो भी होता है। जोमो क्या होता है जोमो होता है जॉय ऑफ मिसिंग आउट। सर तो सिर्फ फियर ऑफ मिसिंग आउट ही मत रखें, हाँ अपने आप को इस पे भी करें कि आप हर्ड मेंटेलिटी में नहीं है, आप मिसिंग आउट में भी एक जॉय है। आप ये देखो कि अवेयरनेस बिल्ड करो। जैसे आज अगर हमने इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को बताया कि ये पर्सनालिटी टाइप है, तो आप चेक करो कि मेरा कौन सा पर्सनालिटी टाइप ज़्यादा एक्टिव रहता या है। उस समय पे आप जितना कॉन्शियस हो जाओगे, कोई भी ऑटोमेटिक पैटर्न को अगर हटाना है, तो उस पैटर्न के बारे में कॉन्शियस होना शुरू हो जाओ। स्टार्ट बिकमिंग अवेयर अबाउट दैट पैटर्न। जितना ज़्यादा अवेयर होने लगोगे, जितना ज़्यादा कॉन्शियस होने लगोगे उस पैटर्न को, वो पैटर्न ऑटोमेटिकली ब्रेक होना चालू हो जाएगा। ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करो कि क्या ट्रिगर्स हैं जो मुझे इम्पल्स लेकर के आते हैं, वो ट्रिगर्स क्या हैं, उन ट्रिगर्स को लिखना चालू कर दो। इससे आप अपने ऑटोमेटिक पैटर्न से बाहर आ सकते हैं। ओके सर फाइनेंशियली बैलेंस होने की जब बात आती है ना तो जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा डाइसी हो जाती है हम चीज़ें संभाल नहीं पाते मैनेजमेंट शायद हमारा प्रॉपर उतना नहीं है तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको जो विरासत वाले हैं कि वो ऑलरेडी उनकी फैमिलीज ग्रैंडफादर्स फादर्स अमीर हैं और उनको वो चीज़ मिली है अब उसको उनको बैलेंस आउट करना है और कुछ लोग हैं जिनको ज़ीरो से स्टार्ट करना है जी। तो हम अपने फाइनेंसेस को बैलेंस कैसे करें अगर दोनों केसेस की हम बात करते हैं तो देखो, पहले तो जो जीरो से कर रहा है उसे तो पहले कमाना पड़ेगा। बैलेंसिंग तो बाद में आएगी। तो राइट फर्स्ट देखिए, दो गेम है, अर्निंग मनी एंड बिल्डिंग वेल्थ। ये दो अलग अलग स्किल है। हम्म तो कई लोग कमाने में बहुत अच्छे होते हैं, मगर उससे वेल्थ नहीं बिल्ड करते वो लोग। तो आपने देखा होगा, कई लोग कमा तो बहुत रहे हैं, लेकिन 10 लाख महीना कमाते हैं, लेकिन 10 लाख महीना उड़ा भी देते हैं। हाँ तो यानी व्यक्ति अर्निंग में तो प्रॉब्लम नहीं है ना, इसको पैसा कमाना तो आता है, मगर इस कमाए हुए पैसे से और पैसा बिल्ड करना नहीं आता। वेल्थ बिल्डिंग और अर्निंग मनी दो अलग अलग स्किल हैं। अर्न मतलब कि कैसे कमा रहे हो, आप एक्टिवली कैसे कमा रहे हो। वेल्थ बिल्डिंग का मतलब है कि आपने पैसिव इनकम कैसे क्रिएट कर रहे हो, एसेट्स आप कितने बिल्ड कर रहे हो। वो वेल्थ बिल्डिंग डिसिप्लिन से आती है कि आप ओके डिसिप्लिन से खर्चा करते हो। कि सपोज राइट आपका एक रूल होना चाहिए कि सपोज मेरी टोटल एनुअल इनकम का 1% ही मेरे मोबाइल की इनकम होगी, मोबाइल की कीमत होगी, उससे ज़्यादा मैं मोबाइल यूज़ नहीं करूँगा। तो अगर मैं 1 करोड़ कमा रहा हूँ, तो ही मैं 1 लाख रुपए का फ़ोन यूज़ फ़ोन करूँगा, रखूँगा अदरवाइज नहीं यूज़ करूँगा। तो ऐसे रूल्स और फाइनेंशियल डिसिप्लिन जब आते हैं, राइट इन्वेस्टिंग होती है, तब आप वेल्थ बिल्डिंग करते हो। तो जो लोग ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट अपनी स्किल पे काम करो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो,
पैसे को लेकर कोई भी नेगेटिव माइंडसेट मत रखना। तो एक राइट माइंडसेट बिल्ड करो पहले, फिर उसके ऊपर एक राइट स्किल पैदा करो, उस स्किल से पैसा कमाओ एंड देन उस पैसे को इन्वेस्ट करो, उससे वेल्थ बिल्ड करो। ये उनका पाथ रहना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी पैसा कमा चुके हैं या उनको विरासत में जिनको मिल गया है, उनका ये पूरा एटीट्यूड रहना चाहिए कि मुझे पैसे को इन्वेस्ट करके और बिल्ड करना है और अपने आप को डिजर्विंग मानो। कई बार ये देखा गया है कि जिन लोगों को विरासत में पैसा मिलता है ना, वो लोग खुद को वर्दी नहीं मानते, कि क्योंकि आसपास के लोग ना उन्हें बार बार कहते हैं कि तुझे तो बना बनाया मिल गया। ये बार बार वो रेगुलरली सुनते हैं, ठीक है। तो डीप डाउन उनके सबकॉन्शियस में एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि मैं वर्थ नहीं हूँ इसका, आई डोंट डिजर्व दिस मनी। सबकॉन्शियस ये मानने लगता है। अभी सबकॉन्शियस उसे डायरेक्टली नहीं कहेगा, सबकॉन्शियस पता क्या करेगा, इस बिलीफ से डील करने के लिए उनको रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन में डालेगा। अब ये बंदा हो सकता है जुआ खेलने लगे, ड्रग्स में चला जाए, सब्सटेंस अब्यूज़ करे, अल्कोहल करे, टू मच पार्टी करे, इंडल्जेंस, एस्केपिज्म करे, तो अल्टीमेटली ही विल स्टार्ट गेटिंग रिड ऑफ द मनी। तो बाहर से हमें क्या दिख रहा है, गलत आदतें दिख रही है बाहर से, फ्रॉम आउटसाइड यू आर सीइंग रॉन्ग हैबिट्स, जिससे वो पैसा ठिकाने लगा रहा है, एक्चुअली लूज कर रहा है मनी को। मगर सबकॉन्शियसली क्या चीज़ इस बिहेवियर को कंट्रोल कर रही है, सबकॉन्शियसली उसे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट वर्थ इट, तो व्हाई शुड आई कीप इट, सो आई हैव टू एलिमिनेट इट। तो वो एलिमिनेट करने लगता है। इसलिए आप बार बार देखते हो कि लोग कहते हैं एक जनरेशन कमाती है दूसरी उड़ाती है, एक कमाती है दूसरी उड़ाती है। तो उसका एक रीज़न कई बार ये हो जाता है कि पूरा आसपास के लोग उसे ये बिलीव करा देते हैं तुझे तो बना बनाया मिल गया। तो इसमें आप शर्म ना रखें, कोई शेम ना रखें इस बात में कि अगर आपको बना बनाया मिल गया तो वो आपके पिताजी ने मेहनत की है, राइट। तो पिताजी की मेहनत का फल बच्चों को मिलता है। पिताजी के ऐसा नहीं कि सिर्फ जो एसेट हैं वही मिलते हैं, पिताजी अगर उधार छोड़ के गए वो भी बच्चों के पास आता है, राइट। वो आप चुकाए ना चुकाए वो आपके ऊपर है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चांस कि आपको मिला है, तो एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली। ये ना समझे कि मैं वर्दी नहीं हूँ, चाहे लोग भले ही जो भी कहते हो। तो अगर आप वर्दी समझेंगे तो फिर आप उसे संभालेंगे भी, और फिर राइट माइंडसेट और राइट हैबिट्स के जरिए आप उसे ग्रो कर सकेंगे। ओके सर, कुछ ना फैमिली सिचुएशंस कभी कभार ऐसी होती हैं कि फैमिली के पास पैसा नहीं है, स्टार्टिंग से ही नहीं है, रुक ही नहीं रहा है, और बच्चा वही देख रहा है, शुरुआत से वो वही देख रहा है कि हम अगर ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं तो उसमें से हम कुछ ही ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हैं महीने में। तो वो वाले बच्चे का माइंडसेट कहाँ जाएगा और वो अपने फाइनेंसेस को कैसे बैलेंस आउट करेगा? क्योंकि जब वो अगर कमाना भी शुरू करेगा तो वो पहले जो पिछली नीड्स हैं वो भी पूरी करता रह जाएगा। हाँ, तो नीड्स तो आप पेरेंट्स से जो नीड्स मिली वो तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आप अपने माइंडसेट को शिफ्ट कर सकते हो। जैसे आपने कहा कि पैसा टिकता नहीं है, तो जो मनी फ्लो है ना, कि पैसे का फ्लो आपकी लाइफ में बना रहे, ये 3 लेवल पे काम करता है। पैसे का जो फ्लो है, मतलब फ्लो 3 स्तर पे काम करता है। दैट यू आर एबल टू रिसीव विथ ईज, यू शुड बी एबल टू कीप विथ ईज, एंड यू शुड बी एबल टू गिव विथ ईज। तो आपके रिसीविंग में रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, आपकी कीपिंग में, होल्डिंग में रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, और गिविंग में भी रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अगर तीनों स्तर पे रेजिस्टेंस नहीं है तो मनी विल फ्लो, इट विल कम, you will keep something and you will invest as well. So keeping, holding and giving, ये तीनों का बना हुआ रहना चाहिए कि receiving, keeping and giving, ये तीनों लेवल बने हुए रहने चाहिए। अब अगर इन तीनों में से किसी भी लेवल पे ब्लॉकेज है तो आप पैसे के फ्लो को ब्लॉक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रिसीविंग का ब्लॉकेज जिनमें होता है, उनके सिम्टम्स क्या है कि अगर आपका रिसीविंग ब्लॉकेज है, सबकॉन्शियसली आपका जो माइंड है वो रजिस्ट कर रहा है पैसे को, तो आप ये देखोगे कि आप पैसे के बारे में बात करने में अनकंफर्टेबल महसूस करोगे। तो सपोज आप कोई प्रोडक्ट है तो आप प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर दोगे लोगों को, आप अपनी सर्विस एक्सप्लेन कर दोगे, लेकिन जैसे पैसे की बात आएगी यू विल फील अनकंफर्टेबल कि मैं पैसे की बात कैसे करूं। आप सपोज कहीं पे काम करते हो, आपको लगता है कि मैं 1 लाख सैलरी डिजर्व नहीं करती, मैं 1.5 लाख डिजर्व करती हूँ, और आप जाके ये बात किसी को कम्युनिकेट करने में यू विल फील द रेजिस्टेंस। So you cannot ask for a raise, you cannot ask for favor, you cannot ask for money. इन सब के अराउंड एक रेजिस्टेंस सबकॉन्शियसली बन गया है। तो जिस व्यक्ति में ये रिसीविंग का रेजिस्टेंस होता है तो ये इमोशन उसके अंदर बार बार चलते हैं। सेकंड चीज़, उसकी लाइफ में बार बार अपॉर्चुनिटीज़ बनती तो हैं, जैसे प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी तो बनी लेकिन कोई और ले गया,
कोई टेंडर मिलने वाला था, एंड वक्त पे कोई और ले गया। तो यानी कि बार बार ऐसी अपॉर्चुनिटी बनती है कि जिससे इनकम बढ़ेगी, लेकिन वो एंड वक्त पे आके हट जाती है। यस। तो आप क्या कर रहे हो, उसे सबकॉन्शियसली रिजेक्ट कर रहे हो। तो एक बार ना 2 दोस्त थे, वो मछली पकड़ने गए, तालाब पे थे। तो एक दोस्त क्या करता, जाल फेंकता, मछली मिलती उसको, उसके पास में एक इंच टेप थी, उससे वो मछली को नापता। अगर उस साइज़ की होती तो मछली को रखता, उससे बड़ी मछली होती तो उसको फेंक देता। अब उसका जो बाजू वाला दोस्त था वो देख के हैरान था कि ये पागल हो गया है क्या, ये क्या कर रहा है, बड़ी मछली तो बढ़िया होती है, ये बड़ी मछलियों को फेंक क्यों रहा है, इधर मछली मिल नहीं रही है और ये नाप नाप के फेंक रहा है। तो उसे लगा ये कुछ क्रेजी है। तो जाकर के पूछा उससे कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हो। तो वो कहता है कि मेरे घर का जो तवा है ना वो इस नाप का है। बड़ी मछली आएगी नहीं उसमें। उसमें आएगी नहीं। तो कहीं हमने भी तो अपने अंदर वो तवे का साइज फिक्स नहीं कर रखा कि मैं इतना ही डिजर्व करता हूँ। इसलिए अब जब जिंदगी आपको, यूनिवर्स आपको जब ज़्यादा देने की कोशिश कर रही है तो आप उसे रिजेक्ट कर रहे हो। ये सब कॉन्शियसली नहीं होगा, आप कॉन्शियसली तो चाहते हो मगर अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आपका माइंड उसको रिजेक्ट कर रहा है। इट इज़ लाइक दैट ओनली। सेकेंड ब्लॉकेज है कीपिंग लेवल का ब्लॉकेज। जिनका कीपिंग पे ब्लॉकेज होता है, वो जब पैसा उनके पास में रहता है तो उसके बारे में फियर और एंग्जाइटी रखते हैं। ये कितना रहेगा मेरे पास, ये चला तो नहीं जाएगा, ये कोई टैक्स तो नहीं हो जाएगा, कहीं चोरी तो नहीं हो जाएगा। सो दे आर ऑलवेज एंग्शियस अबाउट द मनी दे हैव। एक तो ये उनके पास में रहेगा। दूसरा, दे कैन नॉट होल्ड मनी। इधर आएगा उधर चला जाएगा, इधर आएगा उधर चला जाएगा। तो सपोज बोनस अनाउंस हुआ कि इस महीने आपको 20,000 का बोनस मिलेगा, उधर गाड़ी पंचर हो गई या गाड़ी में काम आ गया। तो इन लोगों का ऐसा होता है, इधर से एक्स्ट्रा पैसा आता है, सडनली घर में ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई बीमारी आती है, कोई चोट आती है, कोई फंक्शन आता है, वो पैसा ठिकाने लग जाता है। एक दो बार हो तो आप इसे कोइंसिडेंस बोलोगे, लेकिन अगर बार बार हो रहा है तो ये पैटर्न है, कोइंसिडेंस नहीं है, ये पैटर्न है। कि यानी कि आप सबकॉन्शियसली, योर mind is not able to hold the money, it is creating those circumstances so that you get rid of the extra money. So this is a blockage. ये एक प्रकार का ब्लॉकेज है जो होल्डिंग का ब्लॉकेज है। तीसरा ब्लॉकेज और समझ लेते हैं गिविंग। जिसका गिविंग में ब्लॉकेज है, तो गिविंग का ब्लॉकेज होगा तो बंदा ना गिल्ट महसूस करेगा। पैसा तो खर्च कर देगा लेकिन बाद में गिल्टी महसूस करेगा, ये क्यों किया मैंने, या रिग्रेट करेगा, ये तो नहीं करना चाहिए था, कुछ ज़्यादा ही मैंने कर दिया, ज़्यादा बड़ा गिफ्ट ले लिया, ये मैं तो विंडो शॉपिंग करने गया था, ये ज़्यादा इतना बजट कैसे कर लिया, मैं तो ये 4 पॉइंट की लिस्ट बना के गया था, ये लेके 10 आइटम क्यों आ गया। मगर गिल्ट है पैसे के अराउंड। खर्चा तो कर देते हैं, खर्चा कंट्रोल नहीं हो रहा, मगर गिल्टी महसूस करते हैं, रिग्रेट महसूस करते हैं। कई लोग कंप्लेन करते हैं, whenever they spend they complain about it। कि सपोज आप सब्जी लेकर आए, अरे देखो सब्जी कितनी महंगी हो गई, बिजली का बिल आया, देखो बिजली के भाव कितने बढ़ गए, गाड़ी में पेट्रोल भराया, अरे देखो पेट्रोल कहाँ पे जा रहा है। सो whenever they spend money they don't like it, at the same time they complain about it as well। तो ये 3 मेजर ब्लॉकेजेस हैं जो तीनों लेवल पे रहते हैं। तो कईयों में रिसीविंग का ब्लॉकेज है, कईयों में गिविंग का ब्लॉकेज है, कईयों में तीनों लेवल के ब्लॉकेज हैं। तो ये आपके जितने भी व्यूअर्स हैं वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करें कि आप तीनों में से कौन से ब्लॉकेज पे हो, एंड देन व्हाई दीज ब्लॉकेजेस एग्जिस्ट। ये ब्लॉकेज क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? क्योंकि आपका कोई ना कोई पैसे को लेकर के नेगेटिव बिलीफ बना हुआ है। यू हैव नेगेटिव बिलीव्स अबाउट मनी। तो आप देखें कि इंडियन कल्चर में तो पैसे को लेके बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स हैं। आपने नोटिस किया होगा, हमारे यहाँ कहावतें चलती है कि पैसा हाथ का मेल है। हाँ जी, ये तो बहुत कॉमन है। हाँ, बट मेरा सवाल है, अगर पैसा हाथ का मेल है तो फिर तिजोरियों में छुपा के क्यों रख रहे हो, बाहर डस्टबिन में फेंको। दिवाली पे लक्ष्मी पूजन में दिए क्यों जला रहे हो उसके आगे, राइट। हम दिवाली पूजन में लोग अपने गहने वहने सब ला के रखते हैं, पर्स भी रखते हैं लक्ष्मी जी के आगे, और लक्ष्मी जी भी खड़ी नहीं, कई लोग तो बैठी लक्ष्मी की फोटो लाते हैं कि लक्ष्मी मेरे घर में आके बैठ जाए। तो फिर वो सब क्या है? अगर पैसा हाथ का मेल है तो उसको पूज क्यों रहे हो? लक्ष्मी जी को भी तो आप पूज रहे हो ना, यानी कि पैसा भी भगवान का स्वरूप है ना, वरना हम लक्ष्मी जी को क्यों पूज रहे हैं, राइट। तो वो भी स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है ना पैसा भी एक तरीके से। तो अगर आप ये बिलीफ अंदर लेके चलोगे कि पैसा हाथ का मेल है, तो आप क्या कर रहे हो? आप डीप डाउन रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो ना अपने अंदर। कईयों में क्या है कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते,
ठीक है, पैसे पेड़ पे नहीं लगते का मतलब है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। जी। तो आप सबकॉन्शियसली अपने माइंड को क्या बता रहे हो कि ये बहुत मुश्किल काम है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड मुश्किल से आपको दूर भगाता है। जिनको लगता है जिम जाना मुश्किल है वो कभी जिम नहीं जा सकेंगे, क्योंकि सबकॉन्शियसली आप अवॉइड कर रहे हो ना उसको। हाँ। योर ब्रेन इज प्रोग्राम्ड कि वो प्लेजर की तरफ ले जाता है, पेन से अवॉइड कराता है आपको। तो आप अवॉइड करवा रहे हो सबकॉन्शियसली जब आप कह रहे हो कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते। हाँ। लेकिन आप देखिए कि लोग कहते हैं पैसे पेड़ पे नहीं लगते, और घर पे सबने मनी प्लांट मनी लगाए। प्लांट लगा रहा। फिर आप देखें एक और बहुत है कि अमीर लोग बुरे होते हैं। हाँ, ये तो हमेशा ही बोला ये तो जाता है। हमेशा बोला ना हाँ। कि अमीर लोग बुरे होते हैं। अब ये भी तो प्रोग्रामिंग है ना। आप कहने को कह सकते हो कि मैं तो पैसे के बारे में पॉजिटिव सोचता हूँ, लेकिन ये बिलीफ तो आपके अंदर है ना कि अमीर लोग बुरे होते बुरे हैं। होते हैं, हाँ। तो जस्ट सोच के देखो कि आपका गोल है आई वॉन्ट टू बिकम रिच, दिस इज योर गोल। आपका बिलीफ क्या है? रिच पीपल आर इविल। और आपका दूसरा बिलीफ क्या है? आई एम अ गुड पर्सन। हाँ, ये सारे कॉन्ट्रडिक्टरी हो गए। कॉन्फ्लिक्ट हो गई ना। तो अब यानी कि यू विल नेवर मेक डिसीजन। हाँ। यू विल थिंक अबाउट हैविंग मनी बट यू विल नेवर हैव इट, बिकॉज आपकी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व नहीं हुई अभी। राइट। कई लोगों का क्या है? आई वॉन्ट टू बिकम रिच, ये आपका गोल लिया आपने। अंदर बिलीफ क्या है? लकी पीपल बिकम रिच। और अगला बिलीफ है आई एम नॉट लकी। कैसे कैसे सबकॉन्शियस कमिट कैसे करेगा? क्योंकि आप तो कॉन्फ्लिक्ट लेके चल रहे हो ना अंदर। तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब योर ब्रेन विल नॉट इंगेज, योर बॉडी विल नॉट इंगेज, वो आगे नहीं बढ़ने देगी आपको। तो रिच पीपल आर इविल, ये हमारे अंदर न जाने कहाँ से ये बिलीफ, पता है मेनली कहाँ से आता है? मैं आपको बताता हूँ। ये आता है हमारी पिक्चरों से। आप हमारी ज़्यादातर पिक्चरों में देखो, आप विलन अमीर होता है, हाँ, हीरो गरीब होता है। गरीब होता है। तो हमारा सबकॉन्शियस एसोसिएशन क्या बना रहे हैं कि Right. अमीर बुरा है, ये हमारे दिमाग में डाला किसने? इन पिक्चरों ने ही तो पिक्चरों डाला ने। कि जहाँ पे विलन अमीर है, और अमीर बनने का कोई सही तरीका बताते ही नहीं है कि कोई मेहनत करके अमीर बनाओ। सारे के सारे अमीर जमीनों पे अंगूठा लगवा के बने, स्मगलिंग करके, किडनैप करके, नेगेटिव तरीकों से ही अमीर बन रहे हैं। तो आप जब पिक्चर देखने जाते हो तो आप अपने आप को विलन से सबकॉन्शियसली एसोसिएट नहीं करते हो। आपका एसोसिएशन हीरो से रहता है, आपकी सिंपैथी हीरो से रहती है। सबकॉन्शियसली आप हीरो हो, यू आर नॉट विलन। आप हराना चाहते हो उसे। तो आप सबकॉन्शियसली रोल क्या ले लिया है कि पुअर व्यक्ति का रोल लेके चल रहे हो आप। तो अब जो अमीरी है उसको आप रजिस्ट करोगे, बिकॉज रिच पीपल आर इविल, बुरे होते हैं ना। मगर इससे बाहर आने का एक ही तरीका है, लुक फॉर काउंटर एविडेंस। जब भी आपके अंदर कुछ नेगेटिव बिलीफ पड़ा है तो उसका काउंटर एविडेंस ढूंढो। अपने आप से पूछो कि ये ओपिनियन है या फिर फैक्ट है। ऑलवेज आस्क योरसेल्फ, इज इट ओपिनियन और फैक्ट? अमीर लोग बुरे होते हैं, ये मेरा ओपिनियन है या फिर ये फैक्ट है? फैक्ट तो नहीं है, यानी कि ओपिनियन ही है। अब इसका काउंटर एविडेंस ढूंढो। रतन टाटा अमीर है लेकिन बुरे हैं क्या? नहीं। तो फिर ये तो रूल फेल हो गया। हाँ। अमीर लोग बुरे होते हैं तो गलत हो गया। रतन टाटा, अजीम प्रेमजी, नारायण मूर्ति इतना डोनेशन करते हैं, इतना फाउंडेशन चलाते हैं, इतने सोशल वर्क करते हैं, तो है तो सही एग्जाम्पल जहाँ पे अमीर लोग अच्छे हैं। कहाँ सारे अमीर बुरे होते हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा कोई व्यक्ति फरारी में आया और आंटी जी के गले से चेन तोड़ के भाग गया हो? नहीं। चेन तोड़ के कौन भाग रहा है? रेलवे स्टेशन पे पॉकेट कौन मार रहा है? तो ऐसा नहीं है कि अमीर बुरे होते हैं कि गरीब बुरे होते हैं। अच्छाई और बुराई इंसान का गुण है, ये पैसे का गुण नहीं है। आपको बहुत सारे अमीर मिल जाएंगे जो बुरे हैं। आप विजय माल्या को देखें या फिर आप नीरव मोदी को देखें, जिन्होंने इतने बड़े बड़े स्कैम किए, फ्रॉड स्कैम किए, रेगुलरली करते रहते हैं लोग। तो बहुत सारे अमीर लोग हैं ना जो बुरे हैं। कई अमीर हैं जो माफिया चला के ड्रग्स बेच के पैसा जिन्होंने बनाया। तो अमीर लोगों में बुरे एग्जाम्पल हैं, अमीर लोगों में अच्छे एग्जाम्पल भी हैं। गरीब लोगों में बुरे एग्जाम्पल हैं, गरीब लोगों में भी अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो पैसा अमीरी गरीबी से जुड़ा हुआ ही नहीं है। पैसा आपकी अच्छाई को तय नहीं कर रहा है। आप अच्छे या बुरे अपने चरित्र से हो, पैसे से नहीं हो। लेकिन हम क्या कर दिया? रिच पीपल आर इविल, इसको जनरलाइज कर दिया। नहीं, ह्यूमन बीइंग बाय नेचर ही गुड होता है, बाय नेचर ही इविल होता है। ये ह्यूमन का कैरेक्टर है। इनफैक्ट मनी तो एक्ट एज एन एम्पलीफायर।
मेरा तो ये मानना है पैसा एक एम्पलीफायर होता है, जो आपके अंदर है उसको बाहर निकाल देता और है। एनहांस कर देता और है उस चीज तो को। गुडनेस है तो गुडनेस एनहेंस होगी, और अगर बुराई है तो बुराई एनहेंस हो हाँ। जाएगी। तो अगेन आपको इस बिलीफ को हटाना पड़ेगा दैट रिच पीपल आर इविल। ये हटाना पड़ेगा कि पैसा हाथ का मैल है, ये हटाना पड़ेगा कि पैसा पेड़ पे नहीं लगता, ये हटाना पड़ेगा कि जितनी चद्दर है उतने ही पैर पसारो, यानी कि अपनी लिमिट्स तय करो और उस लिमिट्स में रहो। इसमें से आपको बाहर नहीं, पैसे से खुशी नहीं खरीद सकते। हाँ, ये तो ये ये भी सबका सारी है। चीजें जितनी आपने बोली है ना सर, ये सारी चीजें हमें बचपन से ऐसे ना फीड की जाती हैं अंदर यस, हमारे, फीड की जाती है ना कि हमारे अंदर। यही सब है कि बच्चा लिमिट में रहेगा, आवारा नहीं बनेगा, या ये यस, सारी चीजें बोली जाती हैं। यस। तो पैसे से खुशी नहीं खरीदी जाती। हाँ। अब ये बंदा इसी को एक्सक्यूज बना लेगा, तो पैसा क्यों कमाऊं जब इससे खुशी तो खरीदी नहीं जा सकती। तो अगेन देखिए, पैसे और खुशी का एक्चुअली आपस में कोई लेना देना नहीं है। मनी क्या है? मनी इज अ टूल दैट गिव्स यू फ्रीडम, दैट गिव्स यू कंफर्ट, दैट गिव्स यू पावर। पैसा का रोल आपके जीवन में खुशी लाना नहीं है। पैसा आपके जीवन में फ्रीडम लाता है, चॉइसेस लाता है। चॉइस मीन्स कि घर तो कौन सा घर, गाड़ी तो कौन सी गाड़ी, कपड़े तो कौन से कपड़े, ट्रैवल तो कौन सा, यानी कि ज़्यादा चॉइसेस मिल रही है ना ऑप्शंस आपको। आपके पास ज्यादा हो तो जाते ज़्यादा ऑप्शंस मीन्स ज़्यादा फ्रीडम है, आपको फ्रीडम मिल रही है। तो पैसा आपके जीवन में फ्रीडम लेकर के आता है, कंफर्ट कन्वीनियंस लेकर के आता है, और प्लस पावर लेकर आता है। ये तीन चीज़ पैसे देती है। हैप्पीनेस आपकी इंटरनल चीज़ है। जिस व्यक्ति को खुश रहना आता है वो पैसे के साथ भी खुश रह सकता है, पैसे के बिना भी खुश रह सकता है। जिस व्यक्ति को खुश रहना नहीं आता वो बिलियनियर बन के भी सुसाइड करेगा, बिलियनियर बन के भी डिप्रेशन में रहेगा, बिलियनियर बन के भी एंग्जाइटी में रहता है। आज बड़े बड़े रॉक स्टार डिप्रेशन में है, बड़े बड़े स्टार्स कर रहे हैं जिनके पास नेम है, फेम है, पैसा है, सब कुछ। जो आज हम सपना देखते हैं पाने का, वो सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने सुसाइड किया ना। तो यानी कि हैप्पीनेस आपकी सक्सेस या पैसा इससे जुड़ी हुई चीज़ ही नहीं है। हैप्पीनेस आपके अंदर की चीज़ है कि आप इमोशनली कितने फुलफिल्ड महसूस करते हो, आप जो कर रहे हो कितना मीनिंगफुल है। हैप्पीनेस पैसे से नहीं, हैप्पीनेस उस काम से आएगी जो आपको मीनिंग और पर्पस दे, वहां से जुड़ी हुई है। तो ये कंपैरिजन ही बेकार कंपैरिजन है। पैसे और खुशी को आप कंपेयर ही मत कीजिए ना। खुशी आपकी इमोशनल स्टेट आ जाता है ना, क्योंकि माइंडसेट हमने ऐसा बिल्ड कर रखा है। करा है। तो वो सेपरेशन करो दोनों के बीच में, क्लैरिटी रहनी चाहिए कि मनी का क्या रोल है, हैप्पीनेस का क्या रोल है, पैसा किससे ग्रो होता है, हैप्पीनेस किससे कंट्रोल होती है। दोनों को सेपरेट रख करके और फिर करो आप। क्योंकि आप अगर ये सोच के कर रहे हो कि पैसे से खुशी आ जाएगी, तो भी गलत है। क्योंकि जब कमाओगे नहीं आएगी तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि एक्चुअली ये ज़रूरी नहीं कि पैसे से खुशी मिलेगी आपको। पैसे से आपको कन्वीनियंस, कंफर्ट मिलेगा, चॉइसेस, फ्रीडम मिलेगी और पावर आएगी। सिर्फ ये तीन चीज़ें आपको मिलेंगी। खुशी आपका इंटरनल चीज़ है, तो वो आपको सेपरेट कर लो। जिस दिन सेपरेट करके सीख जाओगे उस दिन आप यूज़ करना सीख जाओगे ना उसे अच्छे से। तो ये माइंडसेट की बात हुई कि आपके बिलीफ लेवल पे आपको क्लैरिटी है। तो जब ये बिलीफ अपने क्लियर कर लोगे, व्हेन यू डोंट होल्ड एनी काइंड ऑफ नेगेटिव बिलीफ अबाउट मनी, फिर आप बिल्कुल फ्रीली पैसे को आकर्षित कर सकोगे। तो इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं काम करता है। जैसे हम बहुत मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को कि हमें अगर पैसा चाहिए तो हम एक अमाउंट अपने दिमाग में बना लेते हैं कि मुझे इतना पैसा इतने टाइम पे चाहिए ही चाहिए। और कुछ होते हैं कि वो ओवर लिमिट होता है कि यू डोंट डिज़र्व इट, या आपके सर्कमस्टांसेस, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं है जो आपने अमाउंट सोचा हुआ है। तो क्या इसमें मैनिफेस्टेशन काम करता है अगर आपको वेल्दी? लोग ना इसको मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ना थोड़ा डिस्टॉर्टेड वे में मार्केट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि आप बैठ करके सोचोगे और वो चीज़ आपको मिल जाएगी, कि कहीं से लॉटरी निकल के आ जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली क्या है? बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि आप एक गोल सेट करो। गोल सेट कहाँ से करते हैं हम लोग? हमारी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से करते हैं। हमारे ब्रेन का हिस्सा है पीएफसी, जो हमारे को फ्यूचर गोल्स को तय करने में मदद करती है। तो जब आपने गोल सेट किया कि मुझे इतना कमाना है, तो आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इंगेज हुई। फिर आपने विजुअलाइज किया कि ये पैसा मुझे क्यों चाहिए। ये पैसा अगर 10 लाख, 20 लाख, करोड़ रुपया महीना मुझे आया तो मैं इससे क्या इमोशंस महसूस करना चाहता हूँ। तो आपने विजुअल्स बनाए कि मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, यहाँ घूम रहा हूँ, ये चीज़ें खरीद रहा हूँ, एक कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ लोगों के जीवन में, इतना डोनेट कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपने विजुअल बनाई। तो विजुअल बनता है आपकी ओसिपिटल लोब में, और ये लोब कनेक्टेड है आपके डोपामिन सर्किट से, जो आपके रिवॉर्ड सर्किट हैं। तो जब भी आपने गोल सेट किया, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हुई। आपने जब विजुलाइज किया, आपकी ओसिपिटल लोब एक्टिवेट हुई। जब उसमें पॉजिटिव सिग्नल्स आए तो आपका डोपामिन सिस्टम एक्टिवेट हुआ, आपको रिवॉर्ड फील होना चालू हुआ। तो डोपामिन क्या करता है? जिस भी चीज़ से
डोपामिन रिलीज हो रही है, ये उसके साथ एंकर कर देता है आपको। तो जैसे सिगरेट से मिलती है तो आप सिगरेट के साथ एंकर हो जाओगे, अल्कोहल से मिल रही है तो अल्कोहल के साथ एंकर हो जाओगे। लेकिन आपका इस गोल के पूरा होने से अगर वो एंकर हो गया है तो अब आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी भी हालत में मेहनत करने लगेगा, अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगेगा कि ये गोल कैसे पूरा हो। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज बेसिकली यूजिंग योर ब्रेन इन अ वेरी हार्मोनियस वे। अपने ब्रेन के हर एक पार्ट को एक टीम अप होकर के एक हार्मोनियस वे में यूज़ करना। तो अब इससे पता है क्या होता है कि जैसे डोपामिन के साथ आपका गोल एसोसिएट हो गया, तो अब एक फिनोमिना होता है जिसे कहते हैं RAS, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। तो आपका ब्रेन बाहरी दुनिया से सब कुछ नहीं ले रहा है, बाहर तो बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी चीजें, मिलियंस ऑफ बिट्स हैं इंफॉर्मेशन के, लेकिन उसमें से सेलेक्टिवली कुछ पार्ट ही आपका ब्रेन लेता है। और वो जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन कहलाता है रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। तो जो आपके इंटरनल फोकस में इंपॉर्टेंट है, जिसके साथ डोपामिन एसोसिएटेड है, बाहरी दुनिया से वही अपॉर्चुनिटीज, वही लोग, वही इंफॉर्मेशन ये सेलेक्ट कर लेगा। जैसे आपने देखा होगा, अगर सपोज आपने कोई कार लेने का प्लान किया कि मुझे ये BMW लेनी है, तो आप देखोगे कि अगले दिन से आपको हर जगह BMW दिखनी चालू हो जाएगी। दिखती है। ये क्या है? RAS है। तो ऐसा तो नहीं ना कि आपके डिसीजन से BMW की सेल बढ़ गई। BMW पहले भी थी मार्केट में, लेकिन आपका जो ब्रेन था अंदर इंपॉर्टेंस नहीं थी, इसलिए उसको फिल्टर कर देता था, अंदर कॉन्शियसली प्रोसेस नहीं करता था। लेकिन अब क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो जहां BMW दिखेगी ये पकड़ के आपके सामने ला देगा कि क्यों? क्योंकि आपने कहा कि इंटरनल फोकस में इंपॉर्टेंट है, वो फोकस बढ़ गया। यस। तो अब अगर आपने इंटरनली अपने दिमाग में प्राइम कर दिया है कि मुझे इतना इनकम चाहिए और इस इनकम से ये चीज़ें होंगी, तो अब आपका रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम बाहरी दुनिया में से कोई भी व्यक्ति जिससे आपकी अपॉर्चुनिटी या गोल पूरा हो सकता है उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। कोई इन्फॉर्मेशन, कोई किताब है उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ब्रेन इज अ वेरी पावरफुल थिंग। यस, इट्स अ गोल अचीविंग मशीन। योर ब्रेन इज अ गोल अचीविंग मशीन। ये ब्रेन हमेशा आपको गोल अचीव करवा रहा है ना। और शायद हम पूरा अपना मतलब 1/4 ही यूज करते हैं, 1/4 भी पूरी तरह यूज नहीं कर पाते। हाँ, मतलब कम पोटेंशियल को यूज़ करते हैं, ऐसा कोई कैलकुलेशन तो नहीं कह सकते, बट हम फुल्ली अपने ब्रेन को बिल्कुल फुल फ्लेज उसके पोटेंशियल को अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं। राइट। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन लोग इसको कैसे समझते हैं कि अगर मैं बैठ करके आंख बंद करूंगा तो कुछ चीज़ मेरे चल के आ जाएगी और वो मिल जाएगा। वो संजो की मैजिक पेंसिल होता था ना, कि आपने कुछ बनाया और वो आपके सामने उसी टाइम आ गया। ऐसे नहीं होगा। मैनिफेस्ट होता है, लेकिन मैनिफेस्ट हमेशा एक्शन से होता है। आप देखो, मैनिफेस्टेशन में दो चीज़ें, माइंड और एनर्जी। आप अपने माइंड में कोई डिज़ायर पैदा किए या फिर कोई गोल, बिल्कुल क्लियर गोल आपने सेट किया जी। और अब इस गोल के अराउंड आप एनर्जी लगाओगे। एनर्जी किससे आती है? एनर्जी इमोशन में एनर्जी है, एक्शन में एनर्जी है, डिसिप्लिन एफर्ट में एनर्जी है, ये सब एनर्जी है। तो आपने जब अपनी डिज़ायर के अराउंड एनर्जी अप्लाई करना चालू करा, यानी कि फुल इमोशन महसूस किया और एक्शन में उस एनर्जी को ट्रांसलेट किया, तो आप उस गोल को अचीव करोगे। यही अगर आप डाउट रखते हो अपने अंदर तो एनर्जी में ब्लॉकेज आ जाएगा। तो यानी कि आपका इमोशन करेक्ट नहीं होगा, हेजिटेशन आ जाएगी आपके अंदर, आपका एक्शन फुल फ्लेज नहीं होगा, एक्शन में भी हेजिटेशन आ जाएगी आपके अंदर, ऑब्स्टिकल आपने क्रिएट कर दिया। तो फिर आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे। तो ये कोई मैजिकल चीज़ें नहीं है, ये प्योरली साइंटिफिक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको क्या मार्केट लोग मैजिक की तरह करते हैं। क्योंकि रोंडा बर्न ने किताब में भी ऐसे लिखा ना, द मैजिक की तरह नहीं है। मतलब देयर इज अ प्रॉपर प्रोसेस, उस प्रोसेस से होगा। अल्टीमेटली एक्शन ही लेना पड़ेगा आपको, लेकिन वो एक्शन आपका माइंड कंप्लीटली अलाइंड है, राइट। तो वो एक्शन बहुत फास्ट जाएगा और पूरे दिल से लगेगा वो एक्शन, तो उसके पूरा होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। यस सर, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बोला जाता है पैसे को संभालना सबके बस की बात नहीं होती, सबसे नहीं संभलता। किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी हो जाएगा कि उसके पास इतना पैसा है, और जिसके पास नहीं है उसको भी डिप्रेशन और एंजाइटी है। तो क्या इसको हम मेडिटेशन से अचीव कर सकते हैं कि हम वेल्थ को अपने इंक्रीज करें और उस कामनेस के साथ ही करें? यस, सी, जैसा मैंने कहा कि एक रीज़न लोग पैसा नहीं कमाते, उसका कारण है कंपल्सिवनेस, इम्पल्स में आके डिसीजन लेना, राइट। कि इमोशन से आपने फैसले ले लिया, आपको इमोशन महसूस हुआ और आपने फैसला ले दिया। कभी आउट ऑफ फोमो,
फियर के इमोशन, कभी ग्रीड के इमोशन। आज देखते हैं लोग कई आके दावे करते हैं तुम यहाँ 20 लाख लगाओ मैं तुम्हें डबल करके दे दूंगा। बार बार ऐसी फ्रॉड कंपनीज पकड़ी जाती हैं, फिर भी लोग 20 लाख 30 लाख 50 लाख लगाते हैं। तो हु इज कंट्रोलिंग द डिसीजन? ग्रीड इज कंट्रोलिंग, समवेयर फियर इज कंट्रोलिंग, समवेयर ग्रीड इज कंट्रोलिंग। तो बंदा एक फियर और ग्रीड की साइकिल के अंदर है, उस साइकिल में फंसा हुआ है। तो फियर और ग्रीड जो है वो आपके लिम्बिक ब्रेन से आते हैं, यानी कि आपका पुराना ब्रेन है जहाँ से ये एंशंट इम्पल्सेस हैं जो निकल करके आती हैं। इन इम्पल्सेस को कंट्रोल क्या करता है? आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कंट्रोल करती है, यानी कि आपका ब्रेन का जो फ्रंट पार्ट है, बिल्कुल इसके पीछे वाला पार्ट है, ये उस लिम्बिक ब्रेन से जो इम्पल्स उठती हैं उनको कंट्रोल करता है। फियर, एंगर, ग्रीड, इन सबको कंट्रोल करता है वो। लस्ट, कुछ भी आया उसको कंट्रोल करता है। तो कई बार आपने देखा कई लोगों को गुस्सा आता है, अंदर गुस्सा आ रहा है लेकिन बाहर एक्सप्रेस नहीं किया उसने। तो यानी कि वो गुस्सा किसने रोका? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ने रोका। जिसकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर है वो फिल्टरलेस हो जाएगा, गुस्सा आया एक्सप्रेस कर देगा, ग्रीड आई एक्शन ले लेगा, इन्हें रिएक्टिव लोग हम कहते हैं। सो मेडिटेशन क्या करती है? मेडिटेशन आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को स्ट्रेंथन करती है। तो जो लोग एडवांस मेडिटेटर्स होते हैं उनकी पीएफसी स्ट्रांग होती है, यानी कि वहाँ पे बढ़िया न्यूरल सर्किट्स होते हैं, उनके न्यूरल रीजनरेशन बढ़िया होती है, जिसकी वजह से पीएफसी स्ट्रांग है। तो पीएफसी का जो कंट्रोल है आपके लिम्बिक ब्रेन पे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल आ जाता है, जिसकी वजह से आप इम्पल्स में डिसीजन नहीं लेते, आप फोमो में नहीं लेते, आप बिल्कुल कॉन्शियसली लॉजिक और रीजन ड्रिवन हो जाते हैं, बुद्धि से ड्रिवन हो जाते हैं, मन के बजाय, डिजायर्स के बजाय। आपकी डिजायर अब आपको कंट्रोल नहीं कर सकती, आपकी बुद्धि आपको कंट्रोल करती है। प्रैक्टिकल थिंकिंग कहीं ना कहीं आपकी उससे बढ़ जाएगी। हाँ, तो जितना आप मेडिटेशन करोगे या माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस करोगे, आपकी पीएफसी, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वहीं से सेल्फ कंट्रोल आता है आपका। सर, जितना यूथ अभी हमें देख रहा है, आपकी उनको क्या एडवाइस रहेगी? क्योंकि बहुत, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम सब बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं अपने फाइनेंसेस को हैंडल करने में, मैनेजमेंट में, वेल्थ कैसे आगे बढ़ाया जाए, बहुत कुछ होता है दिमाग में। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन्हें? मैं उन्हें यही कहूँगा कि सबसे पहले तो पैसे के बारे में पॉजिटिव माइंडसेट बिल्ड करें। कभी भी स्कैरसिटी माइंडसेट में ना रहें। स्कैरसिटी क्या होता है कि इनफ नहीं है दुनिया में, कम है, जो है वो भी निकल जाएगा, मैं जो है उसको बचाने का प्रयास करता हूँ, ज़्यादा का क्या करूँगा, दूसरों की सफलता देख के जेलस फील होना कि यार ये तो आगे बढ़ गए, ये सब स्कैरसिटी माइंडसेट है। कभी भी स्कैरसिटी माइंडसेट मत रखो, हमेशा अबंडेंस माइंडसेट रखो कि इस दुनिया में इनफ है और मैं डिजर्व करता हूँ, जो भी मैं पाना चाहता हूँ मैं उसके काबिल बन सकता हूँ और मैं डिजर्व करता हूँ कि वो मुझे मिले। क्योंकि एक टर्म होती है लिम्बिक रेजोनेंस। लिम्बिक रेजोनेंस क्या है कि आप अगर डाउट और फियर वाले व्यक्ति हो तो आपको ज़्यादातर ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपको डाउट वाले व्यक्ति को मैनिपुलेटर्स मिलेंगे, फियर वाले व्यक्ति को ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके फियर पे खेल के जाएंगे। यहीं आप अगर अबंडेंस वाले व्यक्ति हो तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो उस अबंडेंस को सपोर्ट करते हो, जो आप मानते हो कि इनफ है सबके लिए, तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो शेयरिंग माइंडसेट के होंगे, गिविंग माइंडसेट के होंगे, कोलैबोरेटिव माइंडसेट के होंगे। तो आपका माइंड जिस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सबके माइंड है ना, ये सबकी माइंड के अंदर स्टेट्स हैं, तो सिमिलर स्टेट्स आपस में अट्रैक्ट करती हैं। वो फिल्टर वाली चीज़ है। सिमिलर स्टेट्स आपस में अट्रैक्ट करेंगी। तो अबंडेंस माइंडसेट में रहो हमेशा। सेकंड चीज़, अपनी स्किल पे भी काम करो। माइंडसेट के साथ एक अच्छी स्किल लो, स्किल ऐसी लो जो बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हो, क्योंकि जितना बड़ा प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। तो मनी का सिंपल मीनिंग है, मनी इज सिंपल यूनिट ऑफ वैल्यू। पैसा मार्केट में वैल्यू को मेजर करने के लिए आता है, और वैल्यू किससे क्रिएट होती है? बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो अगर आप एक सर्जन हैं, आप लोगों का हार्ट ठीक कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उससे आपने वैल्यू क्रिएट की है किसी के जीवन में, उस वैल्यू का व्यक्ति पैसा पे करेगा आपको। So this is as simple as that. तो ट्रीट मनी एज वैल्यू, मनी को वैल्यू की तरह आप लीजिए। स्किल आ गई। एनवायरनमेंट, तीसरा, अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो पैसे के बारे में पॉजिटिव सोचते हो, ग्रोथ की बात करते हो, इन्वेस्टिंग की बात करते हो। जितना ज़्यादा आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा, जिसे साइकोलॉजी में हम कहते हैं ना, दैट मैन इज एन एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड हिम, जिनके साथ सबसे ज़्यादा व्यक्ति बता रहा है। तो अगर आप 5 स्मोकर के बीच में रह रहे हो तो आप छठे होने वाले हो। आप 5 डिप्रेस्ड व्यक्तियों के बीच में हो तो छठे आप हो। 5 फिट व्यक्तियों के बीच में आप हो तो छठे फिट व्यक्ति आप हो। तो सराउंड योरसेल्फ
ऐसे लोगों से जो पैसे के बारे में, वेल्थ के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, हम्म, ग्रोथ की बात करते हैं। ऐसे एनवायरनमेंट को लीजिए। सो माइंडसेट पे भी काम करो, स्किल पे भी काम करो, एनवायरनमेंट पे भी काम करो। ये तीनों फैक्टर पे जब आप काम करोगे, जी। देन यू विल सक्सीड। फिर आप सक्सेस को पाएंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। स्पीकिंग ट्री पर आपने अपना टाइम दिया और इतनी अच्छी तरह से आपने समझाया कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में पैसे को जी। लेकर, और मनी मैनेजमेंट जिस तरह आपने समझाया, शायद आपसे बेटर कोई था नहीं हमें समझाने के लिए। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच थैंक यू। कि आप यहाँ पर आए और आपने अपना टाइम दिया, और व्यूअर्स बहुत खुश हैं आपसे। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वेलकम। टाइम। अब आपको ये वीडियो कितना पसंद आया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड अपने व्यूज़ देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपके कोई टॉपिक्स हैं जो आप सर से पूछना चाहते हैं, वो क्वेश्चंस भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।